BT Now, India's #1 English business news channel. May I request the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Narendra Modi ji, to share with us his inspiring views on how women today can play a more pronounced role towards nation building and be the drivers of enhanced growth. Shri Narendra Modi ji. मैडम किडवाई जी, अफ्लो का नेतृत्व जो करने वाली हैं वो मालविका जी, जिन्होंने अपने कार्य का हिसाब दिया कविता जी, बहनों, और इधर उधर दिख रहे हैं सब भाई। मैं सबसे पहले आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये कार्यक्रम की रचना शायद 11th को तय हुई थी और मुझसे भी आग्रह था कि मैं 11th को आपके कार्यक्रम में आऊं, लेकिन 11th से नवरात्रि का पर्व शुरू होता है और मैं उसमें ज़रा ज़्यादा ही रहता हूं, उसके कारण मेरे लिए वो 10 दिन निकलना मुश्किल था। तो मेरे कारण आप सबने अपनी डेट बदली, आपको कष्ट हुआ। फिर आपने फीकी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रखा था। तो आपकी कठिनाई और बढ़ गई, तो आपको फिर वेन्यू चेंज करना पड़ा, आपको कष्ट हुआ और यहाँ पर भी इतने लोगों को खड़ा होना पड़ रहा है, आपको कष्ट हो रहा है। इन सब बातों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे एक विषय, आज एक नया अनुभव हुआ इस बार, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ और हो सकता है कि मेरे भाषण में भी उन चीज़ों की कुछ झलक दिखेगी। शायद ये मेरा पहला प्रवचन ऐसा है। आप क्यों हंस रहे हैं? चलिए, मुझे बाद में आपके हंसने का कारण बता देना। ये मेरा शायद पहला ऐसा प्रवचन है कि जिसके पूर्व मुझे फेसबुक पर और ट्विटर पर बहुत बड़ी मात्रा में आपसे जुड़ी हुई महिलाओं ने संपर्क किया। इतना ही नहीं, कई सारे सवाल भी पूछे और बहुत सारे सुझाव भी दिए और इसलिए मुझे भाषण पे कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है और मैं इस प्रयोग को आज स्वागत करता हूं कि यहाँ आने से पूर्व मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी मात्रा में सामाजिक विषयों पर, जेंडर इश्यूज पर, देश के विषय पर हमारी बहनें, माताएं इतनी प्रोएक्टिव हैं, उनके मन में एक चिंता है, उनके मन में सुझाव है और मैं इस सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का आभारी हूं, जिसके कारण मैं इतनी बड़ी मात्रा में माताओं बहनों से कनेक्ट कर पाया और उनके मन की बातें जान पाया। तो एक अच्छा अवसर मुझे मिला है और इस अनुभव से मैं जरूर इस बात को देश के सभी नागरिकों के सामने रखना चाहता हूं
कि भविष्य में भी मुझे अगर कहीं इस प्रकार से जाना हो, जैसे मैं कलकत्ता जा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि जहाँ जा रहा हूँ उनके मन में कुछ सवाल हो, कुछ विचार हो, मुझे ज़रूर इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भेजें। मैं ज़रूर उसको गंभीरता से नोट लूँगा। आई विल नोट इट। और आपको आगे भी निमंत्रण है। कुछ लोगों को रहेगा कि यार हम तो रह गए, तो आपको निमंत्रण है, आगे भी आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। हमारे देश में हमारी सांस्कृतिक परंपरा में, हमारी सांस्कृतिक विरासत में माँ का स्थान सबसे ऊपर होता है। माँ शब्द सुनते ही एक श्रद्धा का भाव प्रकट होता है, और जहां भी पवित्रता है, जहां भी शुद्धता है, उन सब में हमें माँ नजर आती है। ये हमारे संस्कार में है, ये हमारी परंपरा में है। अगर गंगा के प्रति हमारी श्रद्धा है तो गंगा को भी माँ कहेंगे। भारत के प्रति भी श्रद्धा है तो भारत को माँ कहेंगे। गाय के प्रति श्रद्धा है तो गाय को भी माँ कहेंगे। और उस अर्थ में सदियों से हमारे देश में माँ का स्थान, नारी का स्थान सर्वोपरि माना गया है, और उसमें कोई दुविधा कभी नहीं रही। लेकिन हजारों 1200 साल की गुलामी के कालखंड में हमारे भीतर बहुत सी बुराइयां आई, बहुत सी कमियां आई, और कमियां उस रूप तक आई कि 18वीं सेंचुरी में बच्ची को दूध पीती करने का परंपरा खड़ी हो गई। बच्ची के जन्म के साथ दूध के पतीले में उसको डुबो दिया जाता था, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। और 18वीं सेंचुरी में वो सामाजिक कारण रहे होंगे, जो भी उन्होंने उस समय कारण दिए होंगे, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं ये यहां तक हमारी विकृति पहुंची। देश आजाद होने के बाद लग रहा था कि हम आधुनिक भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों को लगता था कि विश्व के सामने मातृ गौरव की हमारी परंपरा को हम दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में पेश करेंगे। समान जीवन में नारी का स्थान क्या हो सकता है, हम दुनिया के सामने दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे होते गए, लगता है हमारी विकृतियां और बढ़ गई। और कभी-कभी तो मुझे लगता है कि हम लोग 18वीं सेंचुरी से भी कभी-कभी पीछे गए हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं। कम से कम 18वीं सेंचुरी में बेटी को जन्म लेने का अवसर मिलता था, उसे सांस लेने के कुछ पल मिलते थे, उसकी जन्मदात्री मां को देखने का सौभाग्य मिलता था। पल दो पल क्यों न हो अपने रिश्तेदारों की ओर नजर करने का अवसर मिलता था, और बाद में उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। लेकिन आज 21वीं शताब्दी में मां के पेट में ही बेटी को मार दिया जाए, बेटी होने वाली इसलिए गर्भपात हो, और इस पाप को कराने में न पुरुष पीछे रहते हैं, न मां पीछे रहती है। ये 18वीं सेंचुरी से भी हम पीछे गए हैं, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। ये पीड़ा मेरे राज्य में भी है। 2001 के सेंसस को जब मैंने 2004 में पाया और देखा,
रोंगटे खड़े हो गए। रोए तो किसके सामने रोए? कहे तो किसको कहे? ये दर्द, ये पीड़ा कि 21वीं सदी में हमें सर उठाने की ताकत देती है, और तब जाकर के हमें आधुनिक हिंदुस्तान बनाना है, तो उसकी पहली शर्त है हमारी मातृशक्ति का गौरव, मां बहनों की इज्जत, डिग्निटी ऑफ द वीमेन। समाज जीवन में स्थितियों को बदलना पड़ेगा। तो एक तरफ हम जो बुराइयों में फंसे हैं, उसको बड़ी कठोरता के साथ उससे मुक्ति के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। व्यक्ति के नाते, परिवार के नाते, समाज के नाते, सरकार के नाते हम सबको करना पड़ेगा। बेटे और बेटी के बीच भेद का समय, वक्त पूरा हो चुका है। और मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, सुख हो, वैभव हो, सब कुछ हो, 4-4 बेटे हो, लेकिन मां बाप को रहने के लिए जगह न हो। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं। मां ने बेटे को इसलिए बड़ा किया था कि बेटा बुढ़ापे में काम आएगा, लेकिन मैंने ऐसी माताएं देखी, ऐसी बेटियां देखी हैं, जिन बेटियों ने बुढ़ापे में मां बाप को कमी महसूस न हो, इसलिए शादी करने से इनकार कर दिया। मां बाप की अकेली बेटी होने के नाते जिंदगी मां बाप को समर्पित की, और जीवन भर कोई बेटा काम करे उससे ज्यादा अच्छा बेटी ने मां बाप का शान शौकत बढ़ाने का काम किया। क्या समाज के नाते उस शक्ति को हम नहीं पहचानेंगे? आज जीवन का कोई भी क्षेत्र देखिए, जहां भी लड़कियों को अवसर मिला है, बहनों को अवसर मिला है, वो पुरुषों से 2 कदम आगे निकल गई है। इस धरातल की सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा, और एक समाज के नाते, परिवार की व्यवस्था के नाते हम सबसे पहले इस काम की ओर आगे बढ़ना होगा। और तभी जाकर के स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। आज मैं कई प्रदेश देख रहा हूं जहां लड़कों को शादी के लिए कठिनाई हो रही है। लड़कियों की तादाद कम होती जा रही है। एक तरफ लुढ़क रहा है। एक समाज के नाते ये हम सब की चिंता का विषय होना चाहिए। कभी-कभी हम माताओं बहनों की शक्ति को पहचानने में गलती कर देते हैं, और विशेष करके पुरुष सबसे बड़ी गलती करते रहते हैं।
नारी एक शक्ति का धोध होती है, माता एक शक्ति का अंबार होती है। मर्दों की तरह वो रास्ते चौराहे पर अपनी मर्दानगी नहीं दिखाती है, वो शक्ति का संचय करती है और वक्त आने पर शक्ति का स्फोट होता है। हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि कोई महिला खाना पका रही हो और चपाती बनाए और बढ़िया सा गोल बन जाए, इसके लिए पूरी मेहनत करें, और अगर उसमें कहीं छेद हो जाए और उसमें से भाप निकल आए और उंगली जल जाए तो इंतजार करती है कि पतिदेव जल्दी आ जाए तो अच्छा। वो दिखाई दे इस कलर की क्रीम लगाती है और पति जी को एंट्री होते ही कोशिश करती है कि पति जी का ध्यान जाए कि आज मैं जल गई हूं। चपाती बनाते बनाते स्टीम के कारण मैं जली हूं, और नजर नहीं गई तो कुछ चाय देते समय, पानी देते समय कोशिश रहती है कि वो देखे और कम से कम 2 शब्द बोले। बार बार उसको फूंक लगाती हैं क्योंकि जली है वो। और पुरुष भी सोचता है कैसी है, चपाती बनाते बनाते इतनी सी भाप लग गई, इसमें 2 घंटे से बस कभी ये क्रीम लगाती है, कभी वो क्रीम लगाती है, फूंक लगा, कैसी है ये। पति का भी व्यवहार अलग होता है और वो ये मान के चलता है कि महिला यानी भाप से भी झलते आए तो परेशान रहती है, ये उसकी सोच बनती है। लेकिन वही महिला बाजार में सेल लगा है, 20% डिस्काउंट का माहौल है, साड़ियां 20% डिस्काउंट से मिली हैं, भीड़ लगी है साड़ी खरीदने की, वो भी बड़े मनोयोग से एक के बाद एक साड़ियां देख रही हैं और पता चलता है कि जिस मोहल्ले में वो रहती है वहां आग लगी है। सुनते ही वो सब छोड़ के भागती है, कितनी ही बढ़िया साड़ियां क्यों ना छोड़ के भागती है, गांव जाती है, जाकर के देखती है खुद का ही घर जल रहा है, तब वो चीखती है मेरा बेटा अंदर है, मेरा बेटा अंदर है। अड़ोस पड़ोस के जो अपने आप को मर्द कहने वाले लोग पानी छिड़कते हैं, मिट्टी डालते हैं, वो चिल्ला रही है मेरा बेटा अंदर है। कोई हिम्मत नहीं करता है बच्चे को अंदर ले जाने के लिए, लेकिन वो मां जो भाप के कारण जलते हुए 2 घंटे तक फूंक लगाती रहती हैं, वो एक पल की परवाह किए बिना उस घर के अंदर कूद पड़ती हैं और अपने बच्चे को जिंदा लाने की कोशिश करती है। ये उसकी शक्ति है, और जब तक उस शक्ति को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक उस शक्ति और सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करेंगे, हम यानी खास करके पुरुष मन, समाज मन हमारी शक्ति के सामर्थ्य को नहीं जान पाएगा। और एक बार इस शक्ति को जान लिया तो फिर ये शक्ति क्या पराक्रम कर सकती है, ये अनुभव कर सकते हैं। आज समाज में एक बदलाव आया है। कोई भी लड़का शादी के लिए जाता है तो वर्किंग वुमेन की पहली खोज करता है, भाई कुछ कमाई धमाई रहे। पहले एक जमाना था यार घर के बाहर जाना नहीं है, आज वक्त बदल रहा है। लेकिन वो सिर्फ आर्थिक हितों के काम नहीं बनना चाहिए, वैचारिक प्रतिबद्धता के आधार पर बनना चाहिए कि दोनों को समान हक मिलेगा, और तभी तो डिग्निटी बनी रहेगी। उसी प्रकार से एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की हम बात कर रहे हैं। यहां एक विषय है एंटरप्रेन्योरशिप का। जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तब तक एंटरप्रेन्योर की संभावनाएं कम है। एंटरप्रेन्योर की पहली शर्त है एम्पावरमेंट। हमने एम्पावर करना होगा। भूकंप के बाद मुझे गुजरात जाना हुआ था।
मुख्यमंत्री के रूप में हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने निर्णय किया कि सरकार की तरफ से जो भी मकान हम बना करके भूकंप पीड़ितों को दे रहे हैं, वो सारे मकान उस परिवार की प्रमुख महिला के नाम दिए जाएंगे। और बाद में हमने सरकार में नियम बना दिया। बाद में हमने सरकार में नियम दिया, सरकार की योजनाओं के जो भी इस प्रकार से स्थायी संपत्ति देते हैं, उसकी पहला नाम उसकी मालिक का महिला के नाम पर रहेगा, बाद में पुरुषों का नंबर लगेगा। और ये देखिए, अभी यहां जो बैठे हैं उनको शायद इस बात की अनुभूति नहीं होगी। आज भी आप लाखों घरों का सर्वे कर लीजिए, परिवार में महिला के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। या तो पति के नाम पर होगी, या पिता के नाम पर होगी, या पुत्र के नाम पर होगी। और जरूरत पड़ेगी ट्रांसफर करने की तो उसी चैनल में ट्रांसफर होगी, इधर उधर कहीं जाने नहीं देते। और कभी संकट आया तो महिला जाएगी कहां? बैंक से अगर लोन लेकर के मान लीजिए वो कुछ करना भी चाहती है तो प्रॉपर्टी कुछ नहीं उसके पास। हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने कहा कि जो भी महिला के नाम से प्रॉपर्टी लेंगे उनको स्टैंप रजिस्ट्रेशन फी हम माफ कर देंगे। उसका परिणाम ये आया, सरकार की तिजोरी पर तो पिछले कुछ वर्षों में 550-600 करोड़ का हमारा नुकसान हो गया, लेकिन लाखों परिवारों में प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम खरीदी गई। और ये बात सही है, अगर आर्थिक सामर्थ्य होगा तो निर्णय में भागीदारी होगी, आर्थिक सामर्थ्य नहीं होगा तो निर्णय में भागीदारी नहीं होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि बच्चे को स्कूल भेजते हैं और पति का नाम, पिता का नाम लिखा जाता है। क्या कभी सोचा बच्चे का जन्म होता है तो 9 महीने तक परेशानी मां झेलती है, पैदा होने के बाद रात दिन सोना छोड़ करके उसकी देखभाल करती है, बच्चा भूखा है तो मां खा नहीं सकती है, लेकिन वही बच्चे को स्कूल भेजें तो मां नॉन एंटिटी है। मित्रों, हमने एक छोटा सा निर्णय किया कि स्कूल में बच्चों को दाखिल करेंगे, मां का नाम पहले लिखा जाएगा, बाकी सब बाद में प्रोसेस जो करना है करिए। चीजें छोटी छोटी हैं, लेकिन हमने एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इस एम्पावरमेंट विषय को समझना होगा और जीवन के हर व्यवहार में इन चीजों को किया जा सकता है। और अगर हम इसको करते हैं तो उसके कारण एक शक्ति का भी उजागर होना बड़ा स्वाभाविक होता है और उसका परिणाम आता है। शासन में इतने परसेंटेज दिखना फलाना वो तो होता रहता है। महिलाएं कैसा कमाल करती हैं, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार मुझे हमारे यहां डाकोर एक तीर्थ क्षेत्र है, उसके नजदीक के गांव से कुछ बहनें मिलने आई, तो मैं उनसे मिला। 17-18 बहनें थी और ये मैं कोई 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूं। आपका भोजन का समय होगा ना? हाँ? चले, जब बंद करना होगा आप कह देना, क्योंकि मेरा दूसरा कार्यक्रम 4 बजे है। और मेरे कारण माताएं बहनें भूखी रहें वो ठीक नहीं है। वो बहनें मुझे मिलने आई तो उस गांव ने एक बढ़िया निर्णय किया था। ये रिजर्वेशन सिस्टम के कारण उस गांव में पंचायत के प्रमुख के नाते उस समय महिला की बारी थी, तो नेचुरल कोर्स में कानूनन महिला गांव की सरपंच बनने वाली थी। लेकिन उस गांव ने निर्णय किया कि भाई अगर एक बहन सरपंच बनने वाली है और 1/3 बहनें जीत करके आने वाली है, क्यों न इस बार 5 साल के लिए सारा कारोबार महिलाओं को दिया जाए।
और हैरानी की बात है, किसी पुरुष ने चुनाव में अपना नामांकन नहीं भरा। वो पुरुषों को बधाई दो। सभी महिलाओं का बॉडी बना, एक भी पुरुष नहीं। वो मुझे मिलने आई बहनें, और उन्होंने कहा कि हम सब बहनें हैं जो गांव को चलाने वाली हैं और हम आपके पास आए। तो मुझे लगा कि चलो इनसे थोड़ी बातें करें। मैंने तो पूछा, गांव की बहनें थी, जैसा हम गांव हमारा देखते हैं उसी प्रकार की हमारी, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी भी बहनें नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा कोई बहन थी शायद 7वीं 8वीं पढ़ी होगी। मैंने कहा बताइए आप के मन में क्या है, क्या करना चाहते हैं आप गांव के लिए। शायद मुझे ये प्रश्न मैंने हिंदुस्तान में किसी भी कोने में राजनेताओं को पूछा होता, मुझे शक है शायद मुझे जवाब न मिलता जो उन बहनों ने मुझे दिया। उन्होंने कहा हमें 5 साल का अवसर मिला है, हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे। क्या एजेंडा है साहब। मैं इतना प्रभावित हो गया उन बहनों से कि गांव में काम करना तो क्या कर रहा है। बोले साहब हम कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं गांव में कोई गरीब न रहे। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई एजेंडा नहीं हो सकता। एक गांव के लोगों के मन में आएगा भी बाकियों का जो हो, मैं ये कुछ करना चाहता हूं। खैर उन महिलाओं से बात करने से मुझे मन में विचार आया, और क्रेडिट गोज टू उन माताओं को। और हमने सरकार में एक योजना बनाई कि जो गांव चुनाव में सभी महिलाओं को पसंद करेगा उस गांव को स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल ग्रांट देंगे। और आप माताएं बहनें आप जान करके खुशी होगी, देश के लोग मेरे से मुझसे सुन रहे हैं खुशी होगी, मेरे गुजरात में 300 से अधिक गांव ऐसे निकले जिन्होंने पूरा कारोबार माताओं के हाथ में दिया हुआ है। हमने उसको स्पेशल ग्रांट दी, अधिकारियों को लगाया, कुछ महिला अधिकारियों को लगाया, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग की। अनुभव यह आया है, सिर्फ व्यापार धंधा नहीं, सिर्फ कारखाना चलाना ऐसा नहीं, स्कूल चलाना ऐसा नहीं, ये माताएं बहनें शासन भी उत्तम तरीके से चला रही है। उस गांव के लोगों का विश्वास बना है। और कुछ गांव ऐसे हैं कि जिन्होंने दूसरी टर्म भी यही किया। अब ये अपने आप में आज के युग में, और जब मेरे गुजरात में तो एक एक गांव के पास पहले तो बेचारे को ध्वजवंदन करना हो तो झंडा लाने का खर्चा भी सरपंच को अपनी जेब से करना पड़ता था, एक जमाना था अपने यहां। आज गांव को हमारे यहां साल भर में 2-5 करोड़ रुपए की ग्रांट, ये तो रूटीन है। उसके बावजूद भी वहां के नेतृत्व के लोग इसके लिए तैयार हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाइयों बहनों, कभी कभी ये चलता है कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई ट्रेनिंग हो, कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो, लेकिन हमें कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जिन उदाहरणों में हमें ध्यान में आएगा कि हर एक के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी इनबिल्ट होती है। उसको उसके अंदर पड़ी हुई शक्तियों के अनुकूल अगर व्यवस्थाएं मिले, अवसर मिले, प्रोटेक्शन मिले, तो वो परिणाम देने का सामर्थ्य रखते हैं। और इसलिए एक सरकार के नाते, एक समाज के नाते, एक व्यवस्था के तहत हम लोगों को ये शक्तियां कैसे खिले, उस पर हम कैसे बल दें, उसको हम कैसी प्राथमिकता दें, और अगर देते हैं तो उसका परिणाम आता है। भारत के विकास दर की चर्चा होती है, ग्रोथ की, और कभी कभी निराशा आती है, नहीं नहीं भाई इससे आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं इसका, ऐसी चर्चा होती है। आज हम जहां हैं वहां
हमारी मातृशक्ति के ऑर्गेनाइज वे में जो इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसकी मात्रा बहुत कम है। पॉलिसी के तहत समाज की एक 50% शक्ति को जोड़ना है। ये अगर निर्णय करके हम करेंगे तो भारत जो आज ग्रोथ के कारण जहां अटका हुआ है उसको आगे खींच के ले जाने का काम अकेली हमारी ये 50% माताएं बहनों की शक्ति कर सकती है। ये हमारी विकास यात्रा में उनको हिस्सेदार बनाना पड़ेगा, उनको जोड़ना होगा, और जोड़ते हैं तो परिणाम आता है। और पश्चिम के लोगों की सोच है कि भारत में महिलाएं यानी घरेलू होती हैं और कोई काम धाम नहीं होता है। मैं पश्चिम की सोच से सहमत नहीं हूं। आज आप हिंदुस्तान के किसी भी ट्राइबल इलाके में चले जाइए और वहां आप देखना, ट्राइबल इलाके में वहां की सारी इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स है तो हमारी वहां की ट्राइबल माताएं बहनें हैं, और पुरुषों से डबल मेहनत करती हैं, वो घर चलाती हैं। आज भी हिंदुस्तान का जितना भी डेयरी उद्योग है, पशुपालन है, मैं नहीं मानता हूं उसमें पुरुष का कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन है। आज जिस अमूल की इतनी बड़ी चर्चा हो रही है, ये अमूल कौन चलाता है जी? गांव-गांव बैठी हुई माताएं बहनें जो पशुपालन के लिए अपना जीवन लगाए बैठी हैं, और उनके पुरुषार्थ का परिणाम है कि दुनिया के अंदर अमूल एक ब्रांड बन जाती है। यानी इसका मतलब यह नहीं है कि भारत में महिलाएं आर्थिक विकास यात्रा में कहीं है नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कमी है वो कमी यह है कि ये सब करने के बावजूद भी वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टनर नहीं है। घर में भी देखा होगा, बाप और बेटा बिजनेस की चर्चा करते हो, कोई नए डीलिंग की चर्चा करते हो, और इतने में मां चाय लेकर के आई हो और 2 मिनट खड़ी होकर के बात सुनने की कोशिश करे तो बाप क्या बोलता है? अरे अरे तुम काम करो, जाओ किचन में जाओ, हम जरा बात करते हैं। यानी जोड़ते ही नहीं है। जरा बताओ तो, जरा सही बोल रहा हूं ना? हाँ, तो ये बदलाव लाना है। हमने उनको निर्णय प्रक्रिया में जोड़ना होगा, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जितनी उनकी भागीदारी बनेगी उतनी ही शक्ति बढ़ने वाली है। जहां तक एंटरप्रेन्योरशिप का सवाल है, आप मुझे बताइए, किसी छोटे मोटे उद्योगकार का इतनी बड़ी मात्रा में मल्टीनेशनल पिज्जा हट मानो आ गए हो, उसके सामने कोई टिक सकता है क्या? टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अहमदाबाद में हमारे यहां एक जसू बहन के पिज्जा बहुत पॉपुलर है। जसू बहन के पिज्जा, और पिज्जा हट के बगल में अगर उसका आदमी स्टॉल लेकर के खड़ा है तो हमारे यहां पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो भी जसू बहन के पिज्जा को हाथ लगाता है, उधर नहीं लगाता है। अब आज क्या होगा? मीडिया के लोग अहमदाबाद जाएंगे, वो ढूंढेंगे ये जसुबेन भी वो कलावती जैसा तो नहीं है। और इसलिए मैं कह दूं मीडिया के मित्रों को, उन जसू बहन का 5 साल पहले स्वर्गवास हो गया। आखिरी सांस उन्होंने पुणे में ली, लेकिन उस अकेली औरत ने, उस महिला ने अपने परिश्रम से, और जसूबेन को गए 5 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज भी जसूबेन के पिज्जा बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके चल रहे हैं। आप लोग 5 स्टार होटल में जाएंगे तो हर प्रकार का मेनू में लिखा होता है, सलाद मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये किसका सलाद है वो नहीं लिखा जाता है।
ये दही है तो उसमें लिखते नहीं कि अमूल का दही या मदर डेयरी का दही, ऐसा नहीं लिखते, दही लिखते हैं। लेकिन पापड़ में लिखना जाता है लिज्जत का पापड़। आपने मार्क किया है? अरे कभी तो देखा करो जरा गौर से। अकेला ये 5 स्टार होटल में भी मेनू में पापड़ लिखा जाता है तो वहां लिखा जाता है लिज्जत पापड़। माताएं बहनें कभी लिज्जत पापड़ का स्टडी करें, हमारे फिक्की के लोग भी स्टडी करें, ये लिज्जत पापड़ है क्या? गुजरात की आदिवासी अनपढ़ बहनों का एक समूह जिसने इस लिज्जत पापड़ को प्रारंभ किया और 80 रुपया, फर्स्ट एडवेंचर जब उन्होंने किया तो 80 रुपया किराए से लिया था और धीरे धीरे एक ऐसा कोऑपरेटिव का मॉडल खड़ा कर दिया। आज लिज्जत पापड़ अरबों खरबों रुपयों के बिजनेस में लगे हैं, अरबों खरबों के, और सब कुछ महिलाओं के द्वारा चल रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप का ये मॉडल है जिसको हम देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। कोई एक जसू बहन हो, परिवार में संकट आया, अपने जिम्मेवारी उठाई, जिम्मेवारी को निभाएगा। बीच में एक टीवी सीरियल आती थी, मैंने पूरा देखा नहीं लेकिन मोटा मोटा मैं समझता हूं शायद उसी पर थी, मेरी गलती हो जाए तो क्षमा करना क्योंकि मेरा उस विषय में ज्ञान बहुत कम है। लेकिन इंदु बहन के खाखरा, हाँ शायद वही टीवी सीरियल ऐसा ही कुछ था। एक विधवा महिला अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, गुजरात में एक खाने की रोटी का एक प्रकार है, सूखी रोटी का खाखरा, आजकल तो पूरे देश में वो पॉपुलर हो गया है। वो इंदु बहन ने अपने बलबूते पर उस काम को बढ़ाया। अब उन्होंने, उनके बच्चों ने चलाया है, पढ़े लिखे बच्चे हैं लेकिन उस काम में लगे हैं और आज वो इस क्षेत्र में, यानी खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में उन्होंने अपना एक नाम कमा लिया है। अगर एक बहन समय के कारण कुछ काम शुरू करती है लेकिन किस प्रकार से कर सकती है इसका हम निर्णय देख सकते हैं। कभी कभी जो न्यू एवेन्यूज की बात होती है, कैसे प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, किस प्रकार से काम आगे बढ़ रहा है, हम बारीकी से देखें तो हमें उसमें से प्रेरणा मिलती है। और ये सरकार नहीं कर रही है, मैं जो बोल रहा हूं उसमें न नरेंद्र मोदी का कोई रोल है न गुजरात सरकार का कोई रोल है। मैं सिर्फ ये माताओं बहनों की ताकत का ही वर्णन कर रहा हूं। उन्हीं के भरोसे होता है और उन्हीं के अपने पुरुषार्थ से होता है। सरकार एक फैसिलिटेटर के नाते काम करती है, एम्पावर करने के लिए कुछ नीति नियमों को जरूर बनाती है, लेकिन समाज इस शक्ति को पहचानती है और उस शक्ति के भरोसे पर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। एक ऐसा एवेन्यू मुझे नजर आता है, जैसे आप में से अधिकतम महिलाएं फिक्की से जुड़े हुए, इसलिए मैं आप ही को एड्रेस करते समय कहना चाहूंगा, आपके परिवारजन कोई न कोई उद्योग व्यवसाय में होंगे, आप भी हो सकते हैं उसमें, और आपके उस व्यवसाय के कारण आपके परिवार की एक पहचान भी बनी होती है। और आपकी इंडस्ट्री का कोई भी ब्रोचर देखोगे, कंपनी का कोई भी ब्रोचर देखोगे तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट 2-3 पेज, पहले 2-3 पन्नों पर कंपनी क्या सोशल काम करती है उसका वर्णन होता है। किसी गरीब की सेवा करते होंगे, छोटा अस्पताल चलाते होंगे, कोई स्कूल चलाते, वो सब पहले कंपनी अपना 2-3 पेज में वो देती है और बाद में जाकर के उनकी प्रोडक्ट क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो सारी बातें आगे के पेज में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कंपनी को लगता है कि कंपनी का चेहरा तो यही होना चाहिए। अगर ये हमारी जितनी 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करने वाली जितनी कंपनियां हैं, और आजकल तो नियम है कुछ पैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के रूप में खर्च करना होता है, इनकम टैक्स के कारण उसको लाभ होता है और सभी कंपनियां उस CSR को फायदा लेते हैं। अगर हमारे ये उद्योगकार मित्र अपने परिवार की बहन, मां, पत्नी, किसी को भी ये CSR का काम दे दे, मैं विश्वास से कहता हूं वो उत्तम काम करके दिखाएगी,
क्योंकि उसके अंदर संवेदनाएं भरी पड़ी हैं और सचमुच में उनको एक सैटिस्फैक्शन मिलेगा। सिर्फ हम उस व्यवसाय से जुड़े हुए, हमारे पति जुड़े, हमारा परिवार जुड़ा है, उससे बाहर निकल करके ये सचमुच में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव रोल कर सकती है। हमने एक छोटा प्रयोग अभी प्रारंभ किया है, अभी शुरुआत है। वी हैव ए 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन और कोस्ट लाइन पर हमारी मछुआरे परिवार रहते हैं और मत्स्योद्योग जो है साल में 6 महीना बंद रहता है वेदर के कारण, समुद्र में जा नहीं सकते, उनको नीति नियम होते हैं, तो 6 महीने क्या करेंगे। और जो मछली पकड़ने जाते हैं वो समुद्र में रहते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो किनारे पर मछली के व्यापार के संबंधित सारे काम अपने करते रहते हैं। उनके अंदर नेचुरल कोर्स में एंटरप्रेन्योर क्वालिटी होती है, वो चीजों को कर सकती है, लेकिन 6 महीने खाली होती है। और ऐसे परिवारों को आर्थिक चक्र 6 महीने का जीरो हो जाए तो क्या होगा, आप अंदाज कर सकते हैं। हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया, सी वीड कल्टीवेशन, और समुद्र के अंदर 45 दिन का एक चक्र है, एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति उगाने का काम हमने शुरू किया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट 2-3 जगह पे किए, इतना अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और इन दिनों जितनी मेडिसिन बन रही है उन सारी मेडिसिन का बेस सीवीड होता है। आने वाले दिनों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ये बहुत बड़ा काम आने वाला है। इतना ही नहीं, आप खेती के लिए जितनी दवाइयां बनाएं उसके बेस में भी काम आते हैं। फर्टिलाइजर के साथ एडिशनल कोई चीज देनी है तो उसी का पानी काम आता है। यानी इतनी मल्टीपल यूटिलिटी है। एक ऐसा एवेन्यू है जो सिर्फ महिलाएं चला रही है, जहां हमने मॉडल शुरू किया है महिलाओं के माध्यम से हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाएं चाहे बहुत बड़ी मात्रा में, अब एक मुझे किसी ने बताया, मैं अभी तक मिला नहीं हूं लेकिन मैंने सुना है, कहते कि गांव के हमारे यहां सखी मंडल की बहनें, उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया। वो 1-1, 2-2 रुपया अपना बचत करते थे और उस बाद में गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले, कुछ बैंक लोन मिला। उन्होंने एक छोटा काम किया, सर्विस सेक्टर में एंटर हुए और उन्होंने एक यूनिफॉर्म बना दिया वो 10-12 बहनों का, और कैटरिंग के लिए उन्होंने अपने आप को ऑफर किया। वो बना नहीं सकते थे, लेकिन कहीं पर समारोह है तो सिर्फ टेबल पर खड़े रह करके परोसने का काम शुरू किया उन्होंने। सिर्फ परोसने का काम शुरू करने के कारण जिस व्यक्ति के यहां ये समारोह है उसके खर्च में 30-40% कटौती होगी, क्योंकि वेस्टेज बंद हो गया। ये परोसने वाली बहनें ढंग से यूनिफॉर्म में होने, धीरे धीरे उनको एक अच्छी क्वालिटी का काम भी आ गया। उन माताओं बहनों के भी आर्थिक लाभ हो गया। चीज छोटी है। देखिए, मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि समाज का बहुत बड़ा तबका है माताओं बहनों का, 50%। हर एक के लिए कुछ न कुछ काम हो सकता है। जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी का जीवन देखा होगा, महात्मा गांधी के जीवन में एक गंगाबा का जिक्र आता है, और मैं चाहूंगा आप में से कोई अगर समय मिले तो उस गंगाबा के संबंध में जरूर पढ़ना चाहिए। 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में ये गंगाबा विधवा हुई। उस समय के रिवाज ऐसे थे, छोटी आयु में शादी होती थी, 14 साल की उम्र में विधवा हो गई वो। आप कल्पना कर सकते हैं उस युग में, आज से यानी 19वीं शताब्दी के आखिर में, पूरी 20वीं शताब्दी चली गई, 21वीं शताब्दी है, विधवा हुई महिला का जीवन कितना कठिन हुआ होगा। ये गंगाबा समाज के नियमों को अवहेलना न करते हुए भी खुद को आगे उठाया, पढ़ाई की, कुछ कपड़े बनाना, इन सारे कामों में अपने लगी और जीवन गर्व से जी रही थी। गांधी जी अफ्रीका से आए, उनको गंगाबा का पता चला। महात्मा गांधी गंगाबा को मिलने गए और गंगाबा के जीवन को, उनके काम को समझा। उन्होंने रिक्वेस्ट की गंगाबा साबरमती आश्रम में आए और जो काम कर रही है साबरमती आश्रम में शुरू हो। और आज जिस स्पिनिंग मिल की हम चर्चा करते हैं, चरखे की चर्चा करते हैं, मित्रों, गांधी को ये चरखा लाने का, देने का काम गंगाबा ने किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की एक विधवा महिला, उसका यह सामर्थ्य है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गंगाबा से बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। हमारी सरकार ने अभी
कुछ वर्ष पूर्व गंगाबा के नाम से एंटरप्रेन्योर अवार्ड हम करते हैं। जो महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आती हैं उनको हम गंगाबा के नाम से अवार्ड देते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि समाज में हमें इस क्षेत्र में जाने के लिए इतने उदाहरण मौजूद होते हैं। हम हमारे अलग अलग बगल में देखेंगे, हमें सारी संभावनाएं नजर आती है। हमें एक माहौल बनाने की आवश्यकता है, हमारी शक्ति को राष्ट्र के विकास के अंदर जोड़ना। अगर हम इस माहौल को बनाते हैं तो हम इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। देश को आधुनिक बनाने में ये एक शर्त रहने वाली है कि आधुनिक भारत में हमारी माताओं बहनों का नेतृत्व कैसा होगा, किस प्रकार से समाज के सभी क्षेत्रों में मां बहनों की शक्ति काम लगेगी। अगर इस दिशा में हम बढ़ावा देते हैं, मुझे विश्वास है कि हम भारत के भाग्य को बदलने में हमारी मातृशक्ति का सामर्थ्य देश को आगे बढ़ाने में काम आ सकता है। आप सबके बीच में जाने का अवसर में मिला। मालविका जी आने वाले दिनों में इस कार्य को संभालने वाली हैं। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं और एक सुझाव भी हैं। क्या फिक्की और फ्लो की तरफ द्वारा एक अच्छी एडिटोरियल टीम बना करके, रिसर्च टीम बना करके एंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र में महिलाओं को ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जी करके दिखाया है। क्या हम एक अलग वेबसाइट बना करके लोगों को कहेगा आप अपने एक्सपीरियंस जोड़ते जाइए तो वेबसाइट पे मिलता जाएगा। एक एडिटोरियल बोर्ड बना करके आपके अगले साल कोई और आने से पहले एक पूरे देश में सिलेक्टेड 200-250 लोगों का एक अच्छा ग्रंथ, बुक हम निकाल कर दे सकते हैं और सब मेंबर को एक प्रेरणा देंगे। और हर वर्ष फिर 200 नए किसी और क्षेत्र के, इन सारी चीजों को उजागर करने की जरूरत है, उसको कंपाइल करने की जरूरत है। और आज जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन चीजों को खोजना, पाना, इन सारी बातों को हम कर सकते हैं। आप में से कभी एक लेडी फोटोग्राफर थी जिसका अभी स्वर्गवास हो गया, 100 ईयर हो गए थे उनको, होमी जी। उस जमाने में पत्रकारिता क्षेत्र में, फोटोग्राफी में उसने नाम कमाया था। और आज भी आजादी के आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण जो फोटोग्राफ आज भी हिस्ट्री के बहुत बड़े उसकी से उस एक महिला का काम था उस जमाने में। आज भी किसी महिला को इस पत्रकारों की भीड़ में फोटो निकालने के लिए आना हो तो बेचारी को कितनी दिक्कत होती है। उस जमाने में उस महिला ने क्या क्या ताकत होगी भाई। और इसलिए हम छोटी छोटी चीजों को अगर गर्व करें, हम उनका आदर करें, समाज की शक्ति बढ़ती है जी। और समाज की शक्ति बढ़ाने के काम को लेकर के हम आगे बढ़ें। मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। आपके साथ बात करने के लिए अवसर मिला, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। ET Now, India's #1 English business news channel.